Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is Atomic Structure प्रैक्टिस सेशन 3, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा प्यार से बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के वैसे क्वेश्चंस की जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल हटके जरा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। आज हम बात करेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस की बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमसे गलतियां होती है, या फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन टाइप के जो ग्राफ आते हैं उसमें हमसे गलतियां होती है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो उसमें गलतियां होती है, मैट्रिक्स मैच टाइप आता है उसमें गलतियां होगी। तो ये सारी गलतियों को कम करने के लिए ना, जितना मिनिमम कर पाए इसके लिए हमने ये प्रैक्टिस सेशन रखा है। तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सर हम लोग दिमाग लगा लेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन रखा है वहां से, वो तो बहुत ईजी रखा है। ठीक है, और यहां पे आज शायद इस सेशन के बाद आपको ग्राफ में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हो। इसको प्यार से देख लो, है ना। मतलब क्या कह रहा है, वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कह रहा है ऑर्बिटल किसका है, ये जो ग्राफ बना है वो किसका है, 1s का है कि 2s का है कि 3s का है कि 2p का है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले यार देखो ध्यान से, अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी रही और अगर मान लो कि रेडियल वेव फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर है ना, ये सारे कर्व हमने पढ़े हैं, तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी रही तो तुमसे ग्राफ पूछा जाएगा r वर्सेज r, है ना, और r स्क्वायर वर्सेज r। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। तो तुम्हारी किस्मत अगर खराब रही तो ग्राफ पूछा जाएगा r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर वर्सेज r। तो इसमें सबकी किस्मत खराब हो जाती है। क्यों? ये दोनों ग्राफ हम आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चन गलत होने के चांस है ही नहीं अगर हमने अच्छे से क्लास करा हुआ है, तो इसमें गलत होने के चांस नहीं है। अब इस टाइप के ग्राफ में जो बच्चे पढ़े होंगे वही इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, ये सारे ग्राफ्स पढ़ चुके होंगे वही इस वीडियो को देख रहे होंगे। ऑब्वियसली फ्रेशर तो कोई गलती भी नहीं करेगा इसमें घुसने की। ठीक है, तो इन सारे ग्राफ में हमने देखा था कि सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन पे ग्राफ जो है वो 0 से शुरू हो रहा था। तो इस टाइप के ग्राफ को पहचानने में दिक्कत होता है, लेकिन इनके ग्राफ को हम आसानी से पहचान पाएंगे। कैसे, देखते हैं इस क्वेश्चन में, है ना, कैसे हम सॉल्व करते थे। पहले भी हमने क्वेश्चन करे हैं, आज और हम करेंगे। ठीक है, इस पे तो देखो सबसे पहली बात हमने ग्राफ देखा, तो ये किसका है, r वर्सेज न्यूक्लियस फ्रॉम डिस्टेंस। मतलब क्या है, अपना रेडियल वेव फंक्शन साई r, r को हम और क्या लिख सकते हैं, साई r भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो वेव फंक्शन का है ये। अब ध्यान से देखें तो ऑप्शन में 1s 2s 3s 2p, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले अगर हमने ढंग से लेक्चर को देखा है ना, लास्ट वाले को, तो ये तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कभी भी p का ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल के लिए हमने देखा था कि एट न्यूक्लियस, मतलब r इक्वल टू अगर हम 0 कर दे तो उसके जस्ट एकदम ना, मतलब r टेंस टू 0 पे देखें न्यूक्लियस के जस्ट बाद, तो प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की है ही नहीं। ठीक है, मतलब वहां पे तो साई की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी r इक्वल टू 0 के लिए। जबकि अगर हम यहां पे देखें तो r इक्वल टू 0 पे साई r का इतना वैल्यू है, ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब साई 0 नहीं है। तो एक बात कंफर्म है कि ये जो ग्राफ है वो तो p ऑर्बिटल के लिए नहीं होगा। और ये हमने बहुत अच्छे से बताया था कि जो भी s ऑर्बिटल के ग्राफ होते हैं, है ना, साई वर्सेज r के, वो हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू से शुरू होते हैं, जबकि जो भी p ऑर्बिटल के साई वर्सेज r के ग्राफ होंगे वो ओरिजिन पे 0 से शुरू होंगे। ये हमने समझा भी था और लॉजिक भी बता दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि p ऑर्बिटल जब भी हम बनाते हैं, ध्यान से देखो, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते तो यहां पर जो डॉट पॉपुलेशन था वो बढ़ते जाता था, तो साई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बात क्लियर है या ना? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये एस का ग्राफ है, एक बात तो कंफर्म हो गया। अब एस में तो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, 1s का कि 2s का कि 3s का, किस ऑर्बिटल का है ये। तो देखो अब कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, तो भाई अब डिसाइड करते हैं रेडियल नोड से। अगर हम इस ग्राफ को देखो तो कितने जगह इसने r एक्सिस को कट करा है, तो 2 जगह इसने क्या किया है, r एक्सिस को कट करा है। बेसिकली ये जो ग्राफ है ना, यहां पे कट नहीं करेगा इधर, तो ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल।
इसका मतलब यहां पे रेडियल नोड कितना मिला है, जहां भी साई जो है अपना साइन चेंज करता है जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या मिलता है, रेडियल नोड मिलता है। ठीक है, तो एक रेडियल नोड यहां मिला, दो रेडियल नोड यहां मिला। अब रेडियल नोड फॉर्मूले से क्या होता है, ये होता है n माइनस एल माइनस वन। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब चूंकि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब ये 3s का ग्राफ होगा। तो आंसर अपना क्या आएगा, C आएगा। ये होगा अपना 3s का ग्राफ। तो आई होप की चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं ग्राफ से, है ना, कि कौन सा ऑर्बिटल है। सो गाइस, ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है भाई, देखो ध्यान से, पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखा देखा लग रहा होगा क्योंकि हमने टेलीग्राम ग्रुप जो कि वहां पे हम क्विज करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में हमने जो क्विज करा था 23 सितंबर, है ना, नाइट वाली क्विज में ये क्वेश्चन रखा गया था। क्या कह रहा है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वर ऑब्जर्व्ड इफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 हाइड्रोजन एटम आर डी एक्साइटेड फ्रॉम 4th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट बैक। अब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन तो ऐसा कह रहा है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन को कहां से डी एक्साइट करना है, 4th एक्साइटेड स्टेट। तो हाइड्रोजन एटम में एक्साइटेड स्टेट कैसे निकालते हैं, 4 + 1 कर देगा तो क्या आ जाएगा, है ना, सेल नंबर आ जाएगा 4th एक्साइटेड स्टेट का। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां है, 5th ऑर्बिट में प्रेजेंट है और इसको ग्राउंड स्टेट मतलब 1 पे पहुंचाना है। तो यहां पे कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, हमसे ये पूछा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत आसान है, हमें पढ़ के समझ में आ गया। लेकिन अब सवाल है कि करे कैसे। देखो, स्पेक्ट्रल लाइंस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत आसान नहीं होते, पहली बात। ठीक है, उनको आसान बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, वहां पे प्रिकॉशन लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना, बहुत प्यार से सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप 12th में जाओगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, तो वहां पे भी ये सारे टॉपिक्स पढ़ने, स्पेक्ट्रल लाइंस वहां भी पढ़ने, और वहां पे आपको और डिटेल में बताया जाएगा स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास कुछ तो फॉर्मूले होते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन मींस मैथ लगाना पड़ता है। तो कहां पे फॉर्मूला लगाना है, कहां पे मैथ लगाना है, सबसे पहले तो ये डिसाइडेड होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी। तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे रेगुलर क्लास में जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ रहे थे, कि जब इलेक्ट्रॉन को हम डी एक्साइट करते हैं, है ना, हायर एनर्जी लेवल n से ग्राउंड स्टेट में, है ना, इन एटॉमिक सैंपल, तो वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती थी वो कितनी मिलती थी, n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 मिलती थी। जो भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक सैंपल है तो उसमें इतने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते थे। अब ध्यान देना, यहां पे एटॉमिक सैंपल का मतलब क्या है, एटॉमिक सैंपल का मतलब क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। एटॉमिक सैंपल का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, या फिर हम बोले कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, करोड़ों अरबों ऐसे एटम्स हैं। ठीक है, 2-4 नहीं है, उसको एटॉमिक सैंपल नहीं बोलेंगे, ढेर सारे एटम्स है ना, बहुत सारा है, तो उसको बोलेंगे एटॉमिक सैंपल। तो अगर एटॉमिक सैंपल मतलब ढेर सारे हैं, तब तो ये फॉर्मूला लगा देंगे स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, n से अगर 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है। अगर मान लो कोई जरूरी हमेशा थोड़ी है कि n से ग्राउंड स्टेट में ही लौटेगा, हो सकता है 4 से 2 में लौटे। मतलब अगर n2 से n1 ट्रांजिशन करे एटॉमिक सैंपल में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ये ट्रांजिशन करता है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फिर हम इस फॉर्मूले से निकालते थे, लिखा था ये फॉर्मूला। और अगर आइसोलेटेड एटम में अगर ट्रांजिशन हो रहा है n2 to n1, आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम है, ये अपनी जिंदगी जी चुका है ना, इसको दुनिया से ज्यादा मोह माया नहीं बचा है। ठीक है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है n2 - n1। अब ध्यान से देखना, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो 2 के लिए पढ़े हैं, या तो क्या है अपना अकेला एटम है, या फिर क्या है करोड़ों अरबों एटम्स, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम बोला है, तो 2 हाइड्रोजन एटम न तो आइसोलेटेड एटम की कैटेगरी में आ रहा है और न ही एटॉमिक सैंपल की कैटेगरी में जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे भी क्वेश्चन बोले 2 हाइड्रोजन एटम या 3 हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे बेसिक मैथ लगाना पड़ता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि बेसिक मैथ होता नहीं है। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। कैसे लगाएंगे ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। ये तो कंफ्यूजन तुम्हें क्लियर हो गया कि कहां पे फॉर्मूला लगाना है और कहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है। क्लियर हो गया सबको कि जब भी 2 हाइड्रोजन एटम लिखे, 3 हाइड्रोजन एटम लिखे, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। आई होप कि चीजें क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पे लिया है। तो कह रहा है 2 हाइड्रोजन एटम है ना, और कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, 4th एक्साइटेड स्टेट,
तो हाइड्रोजन का फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मान लो क्या हो गया, फिफ्थ वाला सेल। यहां से कहां पे इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, ग्राउंड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 1 में आना चाहता है, तो बीच में क्या होगा, n इक्वल टू 4 भी होगा, और कौन होगा, n इक्वल टू 3 होगा, और कौन होगा, n इक्वल टू 2 भी होगा। ये हो गया फर्स्ट एटम, इसको क्या बोला, ये अपना क्या है, फर्स्ट एटम है। सिमिलरली सेकेंड एटम में भी तो ऐसा ही है, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आना चाहता है, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में आना चाहता है, ठीक है। ये होगा बीच में n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2। बात समझ में आया? हाँ सर। अब देखो यहां पे मैक्सिमम कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ सकती है, तो इसका समझना है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब 2 एटम दिया हो या 3 एटम दिया तो कैसे करना है। बेसिकली एग्जाम में 2 एटम वाले ही ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि जब 3 एटम वाला देगा तो वहां पे पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्वेश्चन तो वो और लेंदी हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम लिमिट में, एग्जाम के टाइम लिमिट में हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिलहाल 2 एटम वाला सीख लो, यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट वाले एटम में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से कूदेगा, मान लो 5 से 4 आया, है ना, कुछ दूर चला, कहा कि 5 से 4 जाएंगे, फिर यहां पे खाना वाना खा के फिर चला, तो वो जानू के घर रुक गया, मतलब 3 में रुक गया, ठीक है। फिर बोला कि जानू अब हम चलते हैं, है ना, तो जानू चला तो दूसरे सोना के पास गया, और सोना के पास अब हो गया, घर से कॉल आया कि आ जाओ घर, है ना, तो n इक्वल टू 1 में आ गया। तो फर्स्ट एटम में ये पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम ट्रांजिशन क्या हो सकता है, ऐसे कूद के जाए तो ज्यादा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो फर्स्ट एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ट्रांजिशन करने पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेगी, 1 2 3 4, तो 4 लाइंस पॉसिबल है, ठीक है। हमेशा यही करना, चाहे 2 एटम के लिए पूछे चाहे 3 एटम के लिए पूछे। मान लो इस क्वेश्चन में बोलता है कि 4th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, तो फर्स्ट एटम में क्या करते हैं, ये 3 लाइन दिखा देते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट एटम का कहानी इतना हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड एटम में देखो आइदर और चलता है, ये अपना है क्या, सेकेंड एटम। तो अब सेकेंड एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ढेर सारे केस बन सकते हैं, 1 2 नहीं, ढेर सारे केस बनेंगे, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन ही करेगा, ठीक है। जैसे क्या कहना चाहते हो सर, कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आया उसके बाद कूद के यहां पे आ गया, इजी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा रहा, लास्ट में समझ में आएगा। एक केस तो ये बन सकता है, बहुत बढ़िया। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस यार मैं बना दूं पहले फिर मैं समझाऊंगा। हाँ, दूसरा केस ये बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे कूदे, मतलब 5 से किस में कूद गया, 3 में, और फिर 3 से किस में कूद गया, 2 में, ठीक है। अब यहां पे तुम ध्यान से देखोगे, अब समझना पहले इस 2 केस को, कि अगर तुम ध्यान से देखो तो सेकेंड एटम में अगर इलेक्ट्रॉन जो एक है वो अगर ये ट्रांजिशन करता है, तो यहां पे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस तुम्हें तो दिख रही होगी 2, लेकिन मुझे दिख रही है 1। क्यों, ये वाले जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो तो क्या है, यहां पे ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसको दोबारा थोड़ी ना काउंट करेंगे। तो यहां से फिर नया जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिला है वो सिर्फ कितना मिला है, इस ट्रांजिशन में 1 ही मिला है। तो अगर हम इस दोनों को, ये तो कंफर्म है कि ये तो होगा ही फर्स्ट एटम में, ये हो गया। अब सेकेंड एटम में देखना है पॉसिबिलिटी, ठीक है। सेकेंड एटम में क्या देखना है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी देखना है, तो पहली पॉसिबिलिटी हमने देखा तो नंबर ऑफ न्यू स्पेक्ट्रल लाइन हमें 1 मिला, तो अगर टोटल करें तो 4 + 1 क्या होगा, 5 स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। लेकिन अभी देखते हैं क्या और ज्यादा हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से पहले 3 पे कूदे, उसके बाद 1 पे आए। तो अब यहां पे तुम अगर ध्यान से देखो तो ये वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो भी इधर कहीं नहीं है, वो भी इधर कहीं नहीं है, मतलब इसमें ये भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है और ये भी स्पेक्ट्रल लाइन तुम देख सकते हो कि इधर कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं करना कि ये इसको जोड़ दो सर, वो थोड़ी होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे 2 फोटोन को जोड़ दो सर, है ना, नहीं होगा। तो यहां पे दोनों ही स्पेक्ट्रल लाइन क्या मिला, नया मिला, मतलब न्यू स्पेक्ट्रल लाइन यहां से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बात समझ में आए। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, 4 तो पहले वाले एटम से और 2 क्या हो गया दूसरे वाले एटम से, तो क्या हो गया 6 हो गया। सेकेंड एटम में हमेशा ध्यान रखना कि इधर और या तो ये होगा या तो ये होगा, ऐसा नहीं कि 1 + 2 भी कर दिया, है ना। तो अभी तो हमसे पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब उसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमें नहीं लेना है, क्योंकि यहां से तो फिर क्या आएगा आंसर, 4 + 1 5 आएगा, जबकि यहां पे 4 + 2 6 तो हमें दिख ही रहा है। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, और भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, उसको बना देता हूं। तो देखो और कितनी सारी पॉसिबिलिटीज यहां पे बन रही है, ध्यान से समझना। या तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐसा कर सकता है कि यहां से डायरेक्ट पहले क्या आ जाए, इधर आ जाए, फिर यहां पे जाए,
मतलब इतने सारे जो भी पॉसिबिलिटी तुम्हें दिख रहे हैं। तो अब इन सारे पॉसिबिलिटी में अगर देखो तो ये वाला जो ट्रांजिशन है ना वो फर्स्ट वाले आइटम में कहीं नहीं हुआ था, लेकिन ये वाला ट्रांजिशन ऑलरेडी हो चुका है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब न्यू स्पेक्ट्रल लाइन अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड आइटम में ये ट्रांजिशन करता है तो एक ही मिलेगा। सिमिलरली अगर इस पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये वाला ऑलरेडी फर्स्ट एटम में ट्रांजिशन मिल चुका है, ये भी फर्स्ट एटम में ट्रांजिशन मिल चुका है, तो नया वाला ट्रांजिशन बस यही है। ठीक है, तो यहां भी न्यू स्पेक्ट्रल लाइन क्या मिला, 1 ही मिला। अब आगे जिसमें भी करोगे ना सब में एक ही नया स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, जैसे ये और ये तो रिपीट पहले ही हो चुका है फर्स्ट वाले आइटम का, ये तो ठीक है, तो ये वाला बस नया है, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, ये तो पहले ही रिपीट हो चुका है। मतलब ट्रांजिशन तो ऐसा ही होगा, लेकिन ये ऑलरेडी हम फर्स्ट आइटम में काउंट कर चुके हैं, तो अब सेकंड आइटम में वो ट्रांजिशन थोड़ी काउंट करेंगे, है ना। तो एक ही मिला, या फिर यहां पे डायरेक्ट 5 से 1 पे आ जाए, है ना। ये बहुत ही सीधा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बहुत ही सीधा है, इसको बाबू सोना से मतलब नहीं है, सीधा घर याद आता है इसको। ठीक है, तो 5 से सीधा 1 पे कूद जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, तो भी एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा नया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले आइटम में अगर हम प्यार से देखें तो फर्स्ट वाले आइटम में तो 4 मिलेंगे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन। सेकंड वाले आइटम में अगर ये ट्रांजिशन हो तो एक ही नया स्पेक्ट्रल लाइन मिला, ये ट्रांजिशन हो तो 2 नया स्पेक्ट्रल लाइन मिला। अब बाकी सारे ट्रांजिशन हो जैसा कि तुम देख सकते हो, है ना, आराम से देख लो, तो भी क्या एक एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहां पे मिलेगा, इस वाले ट्रांजिशन में, चूंकि 2 नया स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है, बाकी सब में एक ही मिल रहा था, तो दोनों को ऐड कर देंगे कि 4 पहले वाले आइटम से और 2 दूसरे वाले आइटम से, तो मैक्सिमम क्या मिला, 6 मिला। मैक्सिमम क्या मिलेगा, 6। अगर पूछता मिनिमम कितने स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकते हैं तो फिर, है ना, जाने दो, वो पूछेगा ही नहीं, मैक्सिमम। क्लियर क्लियर, समझ में आ गया। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है जब तुम्हारा 1 2 3 आइटम ऐसा दिया रहे, ठीक है, तो ऐसी कहानी हो जाएगी। जैसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा, कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो n=4 में प्रेजेंट है और ये ट्रांजिट करता है n=1 में, 2 ही हाइड्रोजन एटम लिया। कितना लिया है, 2 हाइड्रोजन एटम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी क्या हो जाएगा, यहां से एक ट्रिक मैं बता देता हूं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, कि अगर फर्स्ट आइटम की बात करें, तो ये n=4, n=3, n=2, n=1। तो फर्स्ट एटम में क्या करना है, कूद कूद के लाओ, तभी तो ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। तो फर्स्ट एटम में टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या मिल सकता है, 3 मिल सकता है। ये हो गया फर्स्ट एटम। अब अगर हम सेकेंड एटम की बात करें, है ना, तो कर लो सर। सेकेंड एटम की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, सेकेंड एटम में आइदर और की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि किस ट्रांजिशन में, है ना, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है। तो देखो भैया, अगेन तुम सोचो कि अगर ये यहां पे आके इधर कूदे तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन नया मिला। ये वाला तो क्या है, फर्स्ट एटम में ये ट्रांजिशन हो चुका था सेम एनर्जी का, तो उसके लिए नया तो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा नहीं। तो यहां से क्या मिला, बस एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिला, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी देखें कि 2 स्पेक्ट्रल लाइन नए हम बना सकते हैं क्या, तो 2 स्पेक्ट्रल लाइन अगर बनाने जाओ देखो तो मिलेगा क्या, तो या तो ये होगा। ठीक है, तो यहां देखें तो ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे मजे की बात देखना क्या होगा, इसमें 2 नए मिल ही नहीं पाएंगे, हमेशा कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे और क्या हो सकता है, तो सर ऐसा हो सकता है कि ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, यहां पे आया फिर इधर कूद गया, यहां पे आया इधर कूद गया। एक हो सकता है डायरेक्ट आ जाए, तो भी कितने मिलेंगे स्पेक्ट्रल लाइन, एक ही मिलेगा। बात समझ में आए। तो इस केस में क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन नया वाला 1 मिला, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो गया, 3 + 1 = क्या हो गया, अभी 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेक्ट्रल लाइन पे ये रहा जो कि हमें करना है। क्या कह रहा है, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, कि हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाई, हाइड्रोजन एटम भाई ये ग्राउंड स्टेट में मतलब n=1 में होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, कैसे एक्साइट किया, बाई मोनोक्रोमैटिक। मोनो मतलब होता है एक, क्रोमैटिक मतलब वेवलेंथ, मतलब वैसा रेडिएशन जिसमें एक ही वेवलेंथ हो, चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लू हो, ऐसा नहीं कि व्हाइट लाइट ले लिए, उसमें तो ढेर सारे होते हैं। तो उस रेडिएशन का वेवलेंथ लिया है लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ये देकर क्या किया, 1 से आगे भेज रहा है ना। तो द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 डिफरेंट लाइंस, व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा। अब यहां पे बोल रहा है कि जो अपना स्पेक्ट्रल लाइंस मिले टोटल वो कितने मिले, 15 मिले। अब तुम सोचो कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो यहां पे, है ना, जो अपना हमने लिया है हाइड्रोजन एटम जिसमें एक हम रेडिएशन डाल रहे हैं, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वहां से, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक पर्टिकुलर फोटोन को क्या करेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके चला जाएगा पर्टिकुलर
एनर्जी लेवल में, तब तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती ना। इसका मतलब क्या है, यहां पे एक नहीं ढेर सारे ही हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इस पे मत जाना, ये गलत करवा देगा नहीं तो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एटॉमिक सैंपल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 15। अब n का कौन सा वैल्यू रखे कि ये 15 आ जाए, देखो तो कुछ अगर मान लो इसको 6 रखें तो 6 इंटू 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, देखो तो कुछ ऐसा 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, तो ये क्या आ जाएगा, हाँ 15, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 6। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 6 पे जा रहा है ना। वेवलेंथ जो इस लाइट हम यहाँ पे दे रहे हैं, जिसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, वो वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। तो कह रहा है रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा। अब इस ट्रांजिशन के लिए चूंकि हाइड्रोजन आइटम है तो रिजर्व फॉर्मूला लगा दो 1 अपॉन लैम्डा, रियली सॉरी 1 अपॉन लैम्डा, दिस इज इक्वल टू RH जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे n1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, n2 क्या हो जाएगा 6 होगा, है ना। इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा यहाँ से क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, चूंकि RH की वैल्यू दी हुई है, किस में दी है, सेंटीमीटर में दी हुई है, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहां से जो लैम्डा आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। आंसर अपने को एंगस्ट्रम में करना है, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है ना, ताकि स्पेक्ट्रल लाइंस की सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे करा दूं। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन He प्लस आयन टेक्स फ्रॉम N2 टू N1 सेल सच दैट। तो अपने पास क्या है, He प्लस आयन्स हैं और उसमें ट्रांजिशन हो रहा है ना। उसका इक्वेशन दिया है कि ये 2n2 प्लस 3n1 इक्वल टू दिस, 2n2 माइनस 3n1 इक्वल टू दिस। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टू n1 सेल। तो यहां पे बेसिकली कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, n2 से कहां पे आएगा, n1 में आएगा, तो कितने फोटॉन्स वो क्या करेगा, इमिट करेगा। तो देखो जितने स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन होंगे, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो एक पर्टिकुलर फोटॉन वो क्या करता है, इमिट करता है, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या एक लाइन मिलती है। ठीक है, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, मतलब जितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा उतना ही नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड होगा। तो इसके लिए बस फॉर्मूला लगा देना है, n2 n1 निकाल दो और एटॉमिक सैंपल वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो यहां से अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता यहीं पे, तो ये तो खत्म हो जाता। 4n2 इक्वल टू 18 6 24, 4n2 अपना क्या हो जाएगा 24। तो n2 की वैल्यू क्या हो गई, n2 की वैल्यू हो गई 6, तो n1 कितना हो जाएगा, तो देखो तो 2 इंटू 6 मतलब ये हो गया 12, 12 प्लस 3n1 इज इक्वल टू 18, है ना। तो 3n1 इक्वल टू 6, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमने पढ़ाई है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, n2 माइनस n1, और फिर क्या होता था n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कुछ ऐसा ही तो था फॉर्मूला यार, था कि नहीं था, होगा ही ये वाला n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब लगा दो भाई, n2 कितना 6, n1 कितना 2, n2 कितना 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 7 में से 2 गया 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना है भाई 10 स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, तो 10 ही फोटोन तो क्या होगा इमिट होगा, ऑप्शन डी। तो आई होप की चीजें क्लियर होंगी, कहां फॉर्मूला लगाना है, कहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है। जहां पे 2 एटम लिखा हो 3 एटम लिखा हो वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो, बाकी जगह फॉर्मूला लगा दो। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे द एनर्जी ऑफ सेपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम। अब यहां पे ध्यान देना, हाइड्रोजन लाइक बोला है, हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन लाइक में क्या है, हीलियम प्लस हो सकता है, Li2 प्लस हो सकता है, B3 प्लस कोई भी हो सकता है। इन एक्साइटेड स्टेट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन हाइड्रोजन लाइक एटम कितना है, ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का बताओ कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन वैसे एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है जहां पे सेपरेशन एनर्जी क्या है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन देखो भैया, यहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्यों पूछा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है, वेव की तरह बिहेव कर सकता है और
पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो फिर क्या, कैसे सर, कैसे कहानी करे इसकी? तो क्विज में तो ढेर सारे क्वेश्चन मैंने इस पे पूछा और मैक्सिमम लोग, मैंने पढ़ाया हुआ चीज है ये, लेकिन मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या डी ब्रॉगली ने अपने कॉन्सेप्ट से बोर्स के पोस्टुलेट को प्रूफ किया था? हां सर, किया था। उसने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में वेव की तरह मोशन कर रहा है, और ऐसे वेव्स हैं कि सब आपस में जुड़ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, कंस्ट्रक्ट करके एक वेव सीरीज बना रहे हैं, है ना, वो वाली नहीं जो तुम देखते हो। मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो इनफेज मोशन करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है। तो जो 2πr था वो किसके बराबर था? एन लैम्डा के बराबर था। तो अगर मुझे लैम्डा निकालना है, ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो अगर हमने लैम्डा निकालना है तो 2πr अपॉन एन कर देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ना हमको यहां पे आर दिया है, ना ही कि मतलब आर मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं दिया है, ना ही किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है दिया, कहीं दिया है क्या? तुम पढ़ लो, नहीं दिया। सिर्फ एक चीज दिया है कि जो सेपरेशन एनर्जी है ना, किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके अलावा ना हमें रेडियस दिया है, ना हमने बताया है कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट है या फिर कौन सा सेल है। तो क्या करेंगे, सेपरेशन एनर्जी मतलब क्या होता था कि भाई इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी से एटम में जुड़ा हुआ है उसकी बराबर एनर्जी क्या करो, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दो, तो उससे जस्ट भी ज्यादा तो भाग जाएगा। कैलकुलेशन में हम बराबर ही लेते हैं। तो फिर कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? देखो भैया, बहुत ही आसान सी बात है कि जो हम En लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो क्या लिखते हैं? -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ऑब्वियसली लिखते हैं। तो अगर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भगा देना है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को भगाना है तो फिर एनर्जी कितनी, सेपरेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? सेपरेशन एनर्जी सर इतनी देनी पड़ेगी, बस जो साइन है वो क्या हो जाएगा? अपोजिट, मतलब प्लस में, चूंकि देनी पड़ रही है ना। तो सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ध्यान से, ये कितना है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां से हो गया 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट क्या हो गया? कैंसल। तो इसको अगर हम इधर लाएं तो n² ऊपर, Z² नीचे, ये क्या होगा? 13.6 अपॉन 3.4, 3 चौके 12 और 4 चौक 16, मतलब ये कितने टाइम्स चला गया? 4 टाइम्स चला गया। तो यहां से अगर हम NYZ लिखे तो क्या हो जाएगा? √4 मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। सर आपने NYZ क्यों निकाला? देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम लोग को तो यार इतना तो पता होना चाहिए कि इसको हम क्या लिखते हैं? 2π, और R क्या होता है? ये होता है 0.529। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रम। तो 529 नहीं लेना, ये क्या लेंगे? 0.53 एंगस्ट्रम लेंगे। इनटू क्या होता है? n² अपॉन z होता है। इतना एंगस्ट्रम होता है? हाँ सर, इतना ही एंगस्ट्रम होता है। और अपॉन क्या करना है? इसको अभी डिवाइड भी करना है, किससे? n से डिवाइड करना है। तो एक n क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां पे क्या आएगा? ये 2π इंटू 0.53 इंटू n/z एंगस्ट्रम, और यही किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे n/z की वैल्यू को बस पुट कर दें, है ना, n/z की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, कितना है? ये 2 है, ठीक है। तो इतना ही एंगस्ट्रम अपना क्या हो जाएगा? लैम्डा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही एंगस्ट्रम क्या होगा? लैम्डा होगा। तो दिस इज जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन, है ना, जो कि अक्सर मुझे मजा आता है ऐसे क्वेश्चन कराने में। भले क्राउड मुझे कम मिले, 5 बच्चा ही मिले, डजंट मैटर मेरे लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूं ऐसे क्वेश्चन हो क्लास में, जो कि नहीं होता हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैट्रिक्स मैच, ध्यान देना। अब इसमें प्यार से समझना, कह रहा है द d ऑर्बिटल विच हैज 2 एंगुलर नोड्स, द d ऑर्बिटल विच हैज 2 एंगुलर नोड्स कौन से हैं? फिर ऐसे 4 ऑप्शन, 4 इधर है कॉलम, 4 इधर है कॉलम, मैच करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैट्रिक्स मैच में, जो IIT में मैट्रिक्स मैच आता है तो उसमें एक का, जैसे इधर A है ना, तो A का आंसर P भी हो सकता है, या फिर PQ भी हो सकता है, या फिर PQR भी हो सकता है, या फिर मतलब एक या एक से ज्यादा हो सकता है। तो तुम्हें सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द d ऑर्बिटल विच हैज 2 एंगुलर नोड्स, है ना, A को चेक कर रहे हैं। 2 एंगुलर नोड, बताना एंगुलर नोड क्या होता है? व्हाट इज एंगुलर नोड्स? हमने 2 टाइप के नोड्स पढ़े थे, सबको क्लियर होगा। एक तो होता है रेडियल नोड, जो कि क्या, उसको हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि अगर न्यूक्लियस से r डिस्टेंस आगे बढ़े और वहां पे एक स्फेरिकल
पार्ट में घूम जाए तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो उस स्फेरिकल पार्ट को क्या बोलते हैं? रेडियल नोड बोलते हैं। जबकि अगर हम एंगुलर नोड की बात करें तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे, जैसे अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल देखो, मतलब ये अपना मार्कर दिख रहा है, एक लोब इधर है 3 डायमेंशन लोब है, ये भी क्या है 3 डायमेंशन लोब है। तो मैं कहता हूं अगर कि मान लो मैं इस प्लेन को लूं, है ना, मेरे हाथ वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो क्या इधर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है भाई। ये जो लोब फैला हुआ था तो इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इधर, तो नहीं होगा। ये न्यूक्लियस के जस्ट पास वाले में ये वाला वर्टिकल प्लेन देखो तो नहीं है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर है और इधर है। इस तरीके से मेरे हाथ को देख रहे हो, बस इसको तुम लोब मान लो। तो ये जो बीच में गैप दिख रहा है, तो अगर तुम ऐसे काटोगे तो ये प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर एंगल में इस डायरेक्शन में आर डिस्टेंस गया तो इलेक्ट्रॉन मिला, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में आर डिस्टेंस गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। मतलब इस पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन क्या है? नहीं प्रेजेंट है। तो इस टाइप के नोड्स को क्या बोलते थे हम? एंगुलर नोड बोलते थे। और इसका फॉर्मूला क्या होता था? n-l-1 होता है। सॉरी, एंगुलर नोड तो उल्टा लिख दिया मैंने। एंगुलर नोड का वैल्यू कितनी होती है भाई? l, है ना। जितना l होगा उतना ही एंगुलर नोड मिलेगा। तो द डी ऑर्बिटल विच हैज 2 एंगुलर नोड्स, कौन से डी ऑर्बिटल है जिसमें 2 एंगुलर नोड होते हैं? यार ये तो मतलब पागल बनाना है मुझे भाई। डी ऑर्बिटल के लिए, डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2 ही होती है ना। तो इसका मतलब जो भी डी ऑर्बिटल है सब में ही 2 एंगुलर नोड मिलेंगे ना। इसका मतलब P जो है कि 3dx2y2 और 3dz2 दोनों में ही मिलेगा एंगुलर नोड, है ना, 2। तो इसका मतलब ए का आंसर क्या होगा? P और Q दोनों ही होगा। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? बोलो, देख लो तुम, देख लिया? हाँ सर, एकदम मजेदार है। ठीक है, ये तो भाई यहां पे क्या 3dx2y2 3dz, चूंकि दोनों ही क्या है? डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल कोई भी हो एंगुलर नोड क्या होगा? एल के बराबर होता है। तो एल तो कोई भी डी ऑर्बिटल का 2 ही होगा, तो एंगुलर नोड दोनों के लिए मिलेगा। बी द डी ऑर्बिटल विच विद 2 नोडल सरफेस फॉर्म्ड कोन्स। अब ये चीज हमने पढ़ा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वैसे डी ऑर्बिटल जहां पे 2 नोडल सरफेस क्या बना रहे हो? कोन बना रहे हो। तो कोन टाइप का, है ना, नोडल सरफेस सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता था? DZ2 में मिलता था। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 3DZ2। मतलब हम बी की बात करें तो बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, क्यों होगा। बात समझ में आया? सी की बात करें, द ऑर्बिटल विदाउट एंगुलर नोड। तो कैसा ऑर्बिटल? ऐसा ऑर्बिटल बताओ जिसमें एंगुलर नोड नहीं है। तो पी को चेक किया, इसमें तो है ही एंगुलर नोड। डी को चेक किया, इसमें भी एंगुलर नोड। कैसे चेक करेंगे? सिंपली फॉर्मूला लगा दो, एंगुलर नोड इक्वल टू एल। तो अगर हम डी सबसेल की बात करते हैं या ऑर्बिटल की बात करें तो एल की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो इसमें तो 2 एंगुलर नोड, इसमें भी 2 एंगुलर नोड। एफ के लिए एल की वैल्यू क्या है? 3 है, तो इसमें 3 एंगुलर नोड। एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0 है, तो इसमें नो एंगुलर नोड। हमें वही तो चूज करना था। तो सी का आंसर क्या आएगा? बस एस आएगा। सी का आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? एस आएगा। बात समझ में आया? आया। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल विच हैज 3 एंगुलर नोड। भाई 3 एंगुलर नोड के लिए एल की वैल्यू क्या चाहिए? 3 चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4f का होगा यहां पे। तो इसका मतलब डी का क्या हो जाएगा? डी का मैच कौन है? डी का जो प्यारा सा साथी है वो कौन है? आर है। तो अपना आंसर क्या आया? अपना आंसर आया कि ए का पी और क्यू दोनों ही हो सकता है, बी का क्यू हो सकता है, सी का एस हो सकता है, डी का आर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं करा दे रहा हूं। बात क्लियर? क्लियर। रेडियल नोड ऑफ 5s एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? यहां पे नंबर्स है। अब पता है यहां पे देखो आंसर वैसे भी यूनिक आएगा। रेडियल नोड ऑफ 5s ऑर्बिटल कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो रेडियल नोड कैसे निकालते हैं? तो रेडियल नोड बोले या फिर स्फेरिकल नोड बोले, दोनों चूंकि सेम चीज होता है, एक ही चीज का 2 नाम है। और ये होता कितना? n-l-1 एंगुलर नोड l, टोटल नोड दोनों को ऐड कर देते थे। तो 5s ऑर्बिटल के लिए बात करना है तो n की वैल्यू होगी 5, s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0 -1, मतलब क्या आएगा? 4 आएगा। मतलब a के लिए 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, मतलब q में। तो इधर साइड में आंसर लिख लो, a का मैच कौन होगा? q होगा। b द एंगुलर नोड ऑफ 3d-yz एटॉमिक ऑर्बिटल इज। बोला 3d-yz में बताओ कितने एंगुलर नोड होंगे? तो जो एंगुलर नोड होता भाई किसी भी ऑर्बिटल के लिए, एंगुलर नोड जो है वो किसी भी ऑर्बिटल के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, l के बराबर होता है। तो 3d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी? d हो गया, मतलब l की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे आंसर आएगा 2, मतलब b का r। समझ में आ रहा है बात? बहुत मजा आ रहा होगा।
द सम ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड फॉर 4d xy एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहां पर बोल रहा है एंगुलर और रेडियल दोनों का सम कर दो, मतलब टोटल नोड हो गया, मतलब क्या हो जाएगा n माइनस एल माइनस वन और प्लस एल कर दो तो ये खत्म। तो टोटल नोड क्या आता है हमेशा n माइनस वन आता है। तो 4d एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, तो 4 माइनस वन मतलब 3, मतलब C का आंसर क्या आएगा S आएगा। C का आंसर क्या आएगा S आएगा। कह रहा है द एंगुलर नोड ऑफ D में क्या कह रहा है द एंगुलर नोड ऑफ 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इज द एंगुलर नोड ऑफ 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इज। तो सर 3p एटॉमिक ऑर्बिटल में एंगुलर नोड मतलब क्या होगा L के बराबर, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मतलब D का क्या होगा Q होगा, है ना, सॉरी P होगा ना, P में 1 है, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया अपना आंसर। देख लो तुम्हारे सामने ही है क्वेश्चन भी और तुम्हारे सामने है आंसर भी। तो आई होप की चीजें क्लियर होंगी, हाँ या ना, बोले यार हाँ। आगे बढ़ जाओ सर। ये आई कहानी, ये आई अपनी कहानी। इसको पहले तो तुम देखो प्यार से, तुमको 5-10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, है ना। मैंने बोला था कि तुम्हारा अगर लक खराब होगा तो तुमसे ये वाला पूछा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देख लिया होगा। अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, प्यार से, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पे एक चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा शायद इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आने के चांसेस ज्यादा है। जेईई एडवांस में ये 4 पाई आर स्क्वायर वाला ज्यादा पूछ सकता है। जेईई मेन में मुझे लगता है आर वर्सेज आर और आर स्क्वायर वर्सेज आर वाले ग्राफ आएंगे। तो सबसे पहले अगर चेक करें, इसमें चूंकि मैट्रिक्स मैच है तो हमें हमेशा चेक करना पड़ता है कि एक के लिए इधर एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ठीक है, हाँ। और पार्शियल मार्किंग होता कई बार जेईई एडवांस में कि जैसे मान लो कि ऐसा है कि अगर ए का आंसर क्या है अपना पी क्यू आर 3 आंसर है और तुमने सिर्फ पी भरा, और तो वहां पे मार्किंग सिस्टम ऐसा होता है कि +4 -1 होता है, ठीक है। कि अगर आपने कोई गलत ऑप्शन भर दिया तो -1 है, और अगर पूरा पी क्यू आर भरा तो +4। और पार्शियल मार्किंग भी होता है कि सिर्फ आपने पी भरा सही है ये, है ना, एक ही आंसर दिया तो इसके लिए +1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, +4 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा गया कि P और S भर दिया, मतलब एक तो सही भरा एक गलत भरा, तो इसको गलत माना जाएगा, -1 मार्क्स मिलेंगे। तो एडवांस में ये होता मार्किंग स्कीम, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट में अगर देखें कि ये ग्राफ दिया हुआ है, बताओ ये किसका ग्राफ है ना, किसका ये ग्राफ हो सकता है। तो सबसे पहले हमने फोकस किया तो ये R वर्सेज R का ग्राफ है। मतलब R मतलब क्या होता था रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, जिसको हम साई आर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि सर ने बहुत बार बता चुके हैं कि R = 0 पे अगर साई 0 से शुरू ना हो, इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के साथ शुरू हो रहा है, मतलब वो S ऑर्बिटल का ग्राफ होगा। तो वो कभी भी P ऑर्बिटल का ग्राफ नहीं होगा, D ऑर्बिटल का ग्राफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डी और पी में क्या होता है लोब्स बनते हैं डंबल, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, थोड़ा दूर बढ़ने पे बढ़ती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये एस ऑर्बिटल का ग्राफ है। तो अभी हमें चेक करना है कि ये 4s का ग्राफ है कि 3s का ग्राफ है। तो वो कैसे चेक करते हैं, तो रेडियल नोड से। अब देखना है कि साई कितनी जगह जो है वो आर एक्सिस को कट किया, तो 1 2 3 मतलब 3 रेडियल नोड हो गए। तो रेडियल नोड अगर 3 हुआ, इसका मतलब क्या है n - l - 1 इक्वल टू क्या आया 3 आया। अब s के लिए तो l की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसका मतलब n - 1 इक्वल टू क्या हो गया 3, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4, मतलब ये 3s नहीं होगा, ये क्या होगा अब 4s होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे साफ साफ ये बोल सकते हैं कि a के जो करेक्ट मैच है वो क्या है p है, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है, नहीं। p और d तो पहले p, ये q और s तो पहले ही नहीं हो सकता था, और 3s कैसे एलिमिनेट किया, तो ये रेडियल नोड देखकर। तो आई होप कि अब पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर R वर्सेज R का ग्राफ दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगा। R स्क्वायर वर्सेज R का भी ग्राफ पूछ सकता था, तो R स्क्वायर वर्सेज R में क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव पार्ट होता है ना रेडियल फंक्शन वाले ग्राफ में, इसको जस्ट क्या कर देते हैं मिरर इमेज लेके ऊपर कर देते हैं, तो वही बन जाता है R स्क्वायर का ग्राफ। तो चाहे हम रेडियल वेव फंक्शन वर्सेज R बनाए या फिर R स्क्वायर वर्सेज R बनाए, दोनों का ग्राफ पहचानना S और P के लिए बिल्कुल क्या है आसान है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें होता है क्योंकि इसमें चाहे P ऑर्बिटल हो, चाहे D ऑर्बिटल हो, चाहे S ऑर्बिटल हो, सबका ग्राफ जो है वो 0 से ही शुरू होता है,
जब अपना ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ आता है। अब देखना ये है कि ये किसका किसका ग्राफ हो सकता है, तो ये तो किसी का भी ग्राफ हो सकता है, इसमें तुम एसपीडी तो पहचान ही नहीं पाओगे। अब बस चेक ये करना है कि नोड हम चेक कर लेते हैं, तो यहां पे टच किया, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, ठीक है। तो यहां पे 3 नोड मिल रहे हैं, कैसे, रेडियल नोड। तो इसका मतलब क्या है कि n-l-1 की वैल्यू जिन जिन के लिए 3 होगा, सबके लिए ये ग्राफ क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ रहा है? और कोई डेटा तो दिया नहीं यहां पे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है फिर। अब ध्यान से देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें, 4s को, तो यहां पे 4 रख दो, 4 -0 -1 3 सही आ रहा है। इसका मतलब b जो है वो p के लिए सही है, मतलब ये 4s का भी ग्राफ हो सकता है, 4s का भी ये ग्राफ हो सकता है। अब q को चेक करते हैं, 5p/, तो n की वैल्यू रख दो कितना भाई, 5 रख दिया हमने, 5 p के लिए 1 है ना, तो 5 - 2 = 3, मतलब ये क्या है, 5p/y का भी ग्राफ हो सकता है, सही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें r 3s, तो 3 0 1, तो ये तो 2 हो गया, नहीं आएगा, 2 = 3 नहीं होता, मतलब अपना r नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। s की बात करें 6dy, तो n की वैल्यू हमने क्या रखा, 6 रखा, d के लिए l की वैल्यू 2 -1, क्या ये 3 आ रहा है, तो 6 - 2 -1, हाँ भाई ये 3 आ रहा है, मतलब ये क्या है, s के लिए भी ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो अपना b है वो तीनों का ही ग्राफ हो सकता है, p, q और s का। कहोगे इसका मतलब क्या सर, आप ये कहना चाहते हो कि 4s 5p/y और 6d का ग्राफ सेम होता है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन नेचर बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसमें बस क्या होगा कि ये जो तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है, जैसे ये जो पिक आया, तो 4s में ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए आएगा, 5p/y में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। चूंकि यहां पे कोई डेटा तो दिया नहीं है, तो इसलिए सबका ग्राफ ही रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसलिए हम तीनों ही ऑप्शन यहां पे मार्क करेंगे, p, q, s सॉरी s, है ना। समझ में आ रहा होगा, जेई एडवांस है भाई, कोई छोटू मोटू क्वेश्चन नहीं है, और ना मैं छोटू मोटू सवाल करा रहा हूं कि आपके छोटे मोटे दिमाग से हो जाएगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और सबके बस की बात नहीं है ना, क्योंकि 8-9 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, और जेई एडवांस लाइक उसमें बच्चे कितने होते हैं, 40-50 हजार, उतने में ही कंपटीशन होता है। बाकी ये जो 1.5 लाख सिलेक्ट होते हैं ना जेई मेन में, जैसे 1.5 लाख पहले जो जेई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं, वही सिर्फ जेई एडवांस दे सकते हैं। तो उस 1.5 लाख में तो भाई तुम्हारे 80-90 हजार तो ऐसे फालतू बच्चे होते हैं जो कैटेगरी, मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना, मैं किसी चीज पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बस रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। कि उसमें तो 80-90 हजार ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी औकात नहीं थी जेई मेन क्रॉस करने की, अपने टैलेंट के दम पे वो कैटेगरी लग के पास हो गए, ठीक है, कैटेगरी लग के पास हो गए, तो जेई एडवांस में घंटा तुम्हें कंपटीशन देंगे। अरे ये जो तुम्हारा 1.5 लाख एस्पिरेंट्स है जेई एडवांस में बैठने वाले, इसमें एक्चुअल में पढ़ने वाले, मतलब जो टैलेंट से पास हुए हैं, है ना, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो ओबीसी या एससी एसटी, सारे में ही टैलेंटेड लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी सिर्फ कैटेगरी से पास होते हैं, उसमें भी अच्छे बच्चे होते हैं, ओबीसी में भी अच्छे बच्चे होते हैं, जनरल में भी अच्छे बच्चे होते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं इसमें ना, वो बेसिकली 40 हजार से 50 हजार बच्चे अब होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। बाकी तो ऐसे बच्चे होते हैं कि जैसे मान लो वो एसटी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, है ना, और वो जेई एडवांस लायक नहीं है, मतलब वो इतनी उनकी लेवल नहीं है कि वो जेई एडवांस, है ना, बैठ सकते थे, अगर अलग अलग एग्जाम होता उसको निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि अभी गवर्नमेंट का ऐसा रूल है तो फायदा मिलता है, तो मिलना चाहिए, जो भी है उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी जो इसमें बच्चे बच जाते हैं ना 1 लाख के आसपास, तो वो तो या तो ऐसे एससी एसटी वाले बच्चे होते हैं जो ऐसे भी उनको ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है। जैसे क्या होता है, 2018 की बात कर लूं, मेरी बातों को कोई अदरवाइज मत लेना, मैं बस बता रहा हूं चीजों को, ठीक है ना, कि 2018 की बात कर लूं तो उस टाइम जनरल कैटेगरी का आया था, जेई मेन में कट ऑफ आया था 360 में, चूंकि हार्ड पेपर था तो 75 गया था। एससी एसटी सॉरी ओबीसी का, ओबीसी कैटेगरी में जो थे, है ना, तो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो कट ऑफ गया था वो गया था 45, एससी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 35, और एसटी और विकलांग वाले जो हैं, है ना, उनका कट ऑफ गया था 30, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा कंपटीशन वैसे बच्चों से होगा जो 75 प्लस मार्क्स लाए हैं,
चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो एससी एसटी के हों, किसी भी कैटेगरी से हों। लेकिन जिनका अगर 75 प्लस मार्क्स लाए हैं तो एक्चुअल में तो जेईई मेन क्वालिफाई करने के लायक वही है, ठीक है। ये सब जो क्वालिफाई कर रहे हैं इनका टैलेंट नहीं है, इनके अंदर प्रतिभा नहीं है, इनको एक लाभ मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर हम एक्चुअल में कंपटीशन की बात करें तो इधर जिनके मार्क्स 75 से प्लस है उन्हीं से कंपटीशन होना है। जो बच्चे 45 प्लस लाके पास तो हो गए हैं, जेईई मेन क्वालिफाई डिक्लेयर तो कर दिया गया है, लेकिन जेईई एडवांस में वो आपको कंपटीशन थोड़ी देंगे रैंक लाने के लिए, समझ रहे हो। तो 1 लाख बच्चे तो वैसे ही होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो बस बैठ रहे हैं एग्जाम में। एक्चुअल में जो कंपटीशन है वो क्या होता है, ये 40-50 हजार बच्चे जो इतने मार्क्स के ऊपर आए हैं, चाहे ऐसा भी बच्चा होता है कि जो ओबीसी कैटेगरी में है और 110 मार्क्स ले आए, ठीक है, तो वो पास हुआ है 75 प्लस मार्क्स से, तो मतलब वो अच्छा कंपटीशन देगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं इन बच्चों के लिए नहीं करा रहा हूं, ठीक है, जो इस कैटेगरी में है ना, या फिर उस कैटेगरी में आना चाहते, अभी है नहीं लेकिन मेहनत नहीं करके आना चाहते उसमें, उनके लिए मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उनके लिए करा रहा हूं जो बच्चे चाहते हैं कि हम 40-50 हजार वाले में बन जाएं, ठीक है। चलो 2 तो चेक कर लिया, सी की बात करते हैं। एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई। एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंगुलर प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है भाई, हमने देखा था कि जो अपना साई है उसमें 2 पार्ट है, रेडियल और एंगुलर। एंगुलर पार्ट किस पे डिपेंड करता था, थीटा और फाई। तो ये किसके लिए सही होगा भाई, एंगुलर पार्ट किस में होता है, तो हमने पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल में एंगुलर पार्ट होता ही नहीं है, एस ऑर्बिटल के वेव फंक्शन में थीटा फाई वाला टर्म होता ही नहीं, वो सिर्फ स्फेरिकल है ना, उसमें किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे जाओ, किसी भी डायरेक्शन में, हर तरफ स्फीयर एक जैसा दिखेगा। इसका मतलब जो ये डिपेंडेंस है वो सिर्फ कौन कौन शो कर सकता है, पी डी और एफ ऑर्बिटल शो कर सकता है। यहां पे पी और डी वाला है, इसका मतलब जो सी है, सी के लिए जो मैच होगा वो क्यू और एस है ना रिलेट करेगा, है ना, समझ में आ गया होगा। डी, एटलीस्ट 1 एंगुलर नोड इज प्रेजेंट। अब एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है, एल होता है, तो कम से कम एक होना ही चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होना ही चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगुलर नोड 0 नहीं होना चाहिए। अगर कम से कम एक नोड है तो एंगुलर नोड 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जिसके लिए एल की वैल्यू 0 नहीं है वो सभी इस ऑप्शन को मैच करेंगे। तो देखो भैया एस ऑर्बिटल के लिए तो एल की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसको भाड़ा में जाने दो। क्यू और एस के लिए एल की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो उसमें कम से कम एक एंगुलर नोड तो है ही, मतलब यहां पे क्यू एस। जैसे अगर हम 5p की बात करें तो कितने एंगुलर नोड होंगे, तो एल के बराबर, एल पी के लिए कितना होता है 1, तो यहां पे एंगुलर नोड क्या है 1 है। डी के लिए एल की वैल्यू 2, तो एंगुलर नोड क्या है 2 है, तो कम से कम एक यहां भी है, कम से कम एक यहां भी है, 2 है तो कम से कम एक तो है ही ना भाई उसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर ये रहेगा, ए का पी, बी का पी क्यू एस, सी का क्यू एस, डी का क्यू एस। क्लियर, क्लियर, हाँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो कि हम करेंगे। चलो भैया देख लिया होगा, हाँ सर देख तो लिया, देख तो लिया, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी है, कैसी है, कैसी है, कैसी है बताओ। देखो यहां पे क्या आ रहा है, कॉलम 1 में ऑर्बिटल्स दिए हुए, कॉलम 2 में ग्राफ दिया हुआ है। अब यहां पे अगर आप ग्राफ को फोकस करोगे तो ये बेसिकली किसका ग्राफ है, 4 पाई आर स्क्वायर का। इसका मतलब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है, जो कि आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है परेशान। देखते हैं कौन किसका है, जैसे 3s के लिए कौन सा सही होगा। तो ये तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब हम बनाते हैं, मींस जब हम है ना आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ बनाते हैं, तो सारे ग्राफ सी 0 से शुरू होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे वो एस ऑर्बिटल हो, एस में चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, डजंट मैटर, ठीक है। इसलिए देखो तो चारों ही ग्राफ जो है वो 0 से शुरू होने वाला है। तो यहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ग्राफ देख के सिर्फ कि किस ऑर्बिटल का है, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, सबसे पहला दिमाग ऐसे क्वेश्चन में लगाना है, रेडियल नोड से पकड़ना है चीजों को, रेडियल नोड से, है ना। तो अगर हम रेडियल नोड की बात करें तो फर्स्ट वाले ग्राफ में रेडियल नोड क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इधर आके क्या पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियल नोड 0 है फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए। तो रेडियल नोड बताओ किस ऑर्बिटल का 0 होगा, है ना। तो रेडियल नोड होता है सर n-l-1, यही तो होता है। अगर हम फर्स्ट 3s को चेक करें तो 3s के लिए n की वैल्यू क्या है सर, 3 है, n की वैल्यू क्या है 3 है।
एल की वैल्यू क्या है सर, 0 है, -1, तो यहां तो रेडियल नोड क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब क्या है कि 3s के लिए लिख ही दो ना, 3s के लिए, 3s ऑर्बिटल के लिए जो अपना रेडियल नोड है, वो क्या है, 3 - 0 - 1 मतलब क्या है, 2 है। इसके लिए रेडियल नोड बताओ, इसके लिए अपना रेडियल नोड क्या हो जाएगा, 3p मतलब क्या होगा, 3 - l क्या है, 1 - 1, ठीक है, तो ये क्या होगा 2। 3d के लिए बोलो तो ये हो जाए 3 - 2 - 1 है ना, n - l - 1, d के लिए l की वैल्यू 2, समझते हो ये बात, 0। 2p के लिए रेडियल नोड बताओ तो 2 माइनस ना, ये तो 2 है, 2, ओ माय गॉड, 2 माइनस p के लिए l की वैल्यू 1 - 1 मतलब 2 माइनस क्या हो गया, 1 और 1 ये भी खत्म, मतलब क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान से अगर हम बात करें, ठीक है, कि रेडियल नोड 0 तो सर 3d और 2p दोनों का ही है। अब अगर हम ध्यान से ऑप्शन को देखें तो p और s दोनों में ही रेडियल नोड 0 है। तो अब यहां पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो d वाले ऑर्बिटल्स का ग्राफ शुरू होता था वो एग्जैक्टली 0 से नहीं शुरू होता था, थोड़ा पहले है ना, थोड़ा दूर तक है ना, 0 को ओवरलैप करते हुए जाता था और थोड़ा दूर से शुरू होता था, है ना। लास्ट वाले क्लास को पढ़ना, कहने का मतलब p और d के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो बस ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। बात क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि 3d का जो है वो s हो जाएगा, मतलब ये c का ऑप्शन क्या आएगा अपना, s आएगा, और 2p का फिर वो ग्राफ हो गया, d का ऑप्शन क्या आएगा अपना, p आएगा। बात समझ में आया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें, कर लो किसकी, 3s। तो 3s की अगर बात कर लें तो यहां पे रेडियल नोड क्या मिलना चाहिए हमें, 2 मिलना चाहिए, मतलब दो जगह एक्सिस को कट करना चाहिए। तो यहीं पे इसी एक ग्राफ में बस दो जगह एक्सिस को है ना टच किया है, कट यहां तो नहीं करेगा क्योंकि सारे ग्राफ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो दो जगह टच किया है, मतलब यहां तो एक ही ग्राफ अवेलेबल ही है जहां पे रेडियल नोड क्या है अपना 2 है। तो ए का तो आंसर बिना किसी है ना टेंशन के क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। 3p की एक ही रेडियल नोड चाहिए तो इसका भी बिना किसी टेंशन के क्या हो जाएगा, एक जगह यही ग्राफ बस टच किया है एक्सिस को, एक ही टच किया है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी का, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। टेंशन तुम्हारा सी और डी में था जिसको हमने ऐसे है ना कहानी कर ली, ठीक है। तो यहां पे आंसर सब क्लियर है कि ए का क्यू, बी का आर, सी का एस, डी का पी। क्लियर है, समझ में आता है। एक और ग्राफ तुम कॉपी में बना लेना, जो भी मैंने बोला उस हिसाब से, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैंने बोला यार तुम्हारी अगर किस्मत सही नहीं होगी ना तो ये आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला, और किस्मत सही होगी तो वो दोनों आएगा, उस दोनों में तो गलती होने का चांस ही नहीं है कोई, इसमें हो सकता है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो एक ही ग्राफ पे ढेर सारे ऑर्बिटल्स का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट करा गया है। जैसे ये वाली जो है वो 4f के लिए है, ठीक है, ये वाली जो ऑरेंज वाली दिख रही है 5s के लिए है, ठीक है, फिर ये क्या है 5p के लिए है, 5d के लिए है, 6s के लिए है, 6p के लिए है, 5f के लिए है, 6d के लिए है। सबका ग्राफ देखो शुरू इधर से हो रहा है, ज्यादा तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है क्या, इतना ये कॉम्प्लिकेटेड है, कहां से दिखेगा यार, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, देख रहे हो सब इधर से ही शुरू हुआ है, बस फर्क क्या है रेडियल नोड में और पीक में फर्क है। जैसे अगर हम 5s, 5p और 5d की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो, ध्यान से मेरी बात को समझना है ना, आप प्यार से देख सकते हो कि 5s का पिक जो है वो क्या है, ज्यादा आया, इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी आ गया, और क्या है ये ज्यादा है ना, न्यूक्लियस के पास होगा 5s, इसलिए कम ही डिस्टेंस पे क्या हो गए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल गई, ठीक है। उससे थोड़ा सा दूर होगा 5p न्यूक्लियस से, तो थोड़ा सा और डिस्टेंस जाएंगे तब प्रोबेबिलिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की, है ना, और इसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी 5s से क्या होगा, कम होगा। 5d में गया तो ये कर्व अगर तुम प्यार से देखो तो और ज्यादा डिफ्यूज हो गया है। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि देखो ऑर्बिटल जो है ना ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, तो अभी ये कर्व क्या आएगा, चौड़ जैसा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए और ज्यादा डिस्टेंस जाना पड़ेगा तब 5d ऑर्बिटल मिलेगा। तो अगर एक ही ग्राफ पे हमें तीन ये जैसे प्लॉट दिया रहता हो, कहता कौन 5s का है, कौन 5p का है, कौन 5d का है, तो हम आसानी से पहचान के बताए थे कि चूंकि अभी बोल दिया कि 5s, 5p और 5d का ही है और तीन ही ग्राफ है,
तो हम आसानी से बता देते कि 5s जो है वो क्या है, न्यूक्लियस से कम डिस्टेंस पे पिक दे देगा, 5p थोड़ा सा आगे, 5d और थोड़ा सा आगे, है ना। और अगर आप ध्यान से देखो तो s ऑर्बिटल के लिए जो पिक मिला है बहुत ही साफ तरीके से मिला है, p में थोड़ा सा ब्रॉड हुआ है, d में और ज्यादा ब्रॉड हो गया है, क्योंकि 5s क्या स्फेरिकल है, ये कम फैला हुआ है, d क्या डंबल है, थोड़ा सा स्पेस में ज्यादा फैला है, सॉरी p क्या डंबल है, स्पेस में ज्यादा फैला है, d तो और ज्यादा फैला होगा क्योंकि वो डबल डंबल है, और f तो फालतू है, वो और ज्यादा फैला हुआ, उसका तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा हम पढ़ते नहीं है, बस हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहां है। सिमिलरली अगर 6s 6p और 6d का ग्राफ देखें तो आप प्यार से देख सकते होगे कि 6s के लिए देखो तो पिक ज्यादा आया है ना, इसके लिए जो अपना रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू है, उसकी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और न्यूक्लियस से कम ही डिस्टेंस पे आ गया। 6p देखो थोड़ा ब्रॉड हो गया, थोड़ा इसका पिक नीचे आया और कर्व भी थोड़ा खुला खुला सा हो गया, है ना। 6d में देखे तो पिक थोड़ा और, जैसे इसका पिक यहां मिला था, इसका इधर ही मिल गया और थोड़ा और ब्रॉड हो गया। तो ये क्या दर्शाता है कि 6d ऑर्बिटल इज मोर डिफ्यूज्ड देन 6p ऑर्बिटल एंड इट इज मोर डिफ्यूज्ड देन 6s ऑर्बिटल इन स्पेस। अगर हम एक गोला रखते हैं, अगर हम एक डंबल रखते हैं और एक अगर हम डबल डंबल रखते हैं तो ज्यादा फैला हुआ कौन दिखेगा तुम्हें, ऑब्वियसली डबल डंबल। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, ब्रॉड टाइप का आएगा, है ना, सिंपल, समझ में आ गया बात, आ गया सर, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट में फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स। अब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स बोला तो कंफ्यूज होते हैं, ये कहता है प्रोबेबिलिटी, भाई हम लोग कहते थे किससे, प्रोबेबिलिटी पी किसको बोलते थे, हम लोग बोलते थे अपना रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, तो वो कर्व की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, द नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 2s आर 2। अब एक चीज तुमसे ये पूछा जाता है ये एडवांस में, कितने मैक्सिमा है, कितने मिनिमा है। तो जैसे अगर मैं बात कर लूं किसकी, 4f की ग्राफ देख लो या फिर 6s की ग्राफ देख लो, तो अगर आप 6s की ग्राफ देखोगे, अब तो दिखेगा नहीं आपको कुछ, इसमें कोशिश करता हूं मैं नया ग्राफ यहां पे लाने की, तो वहां पे मैक्सिमा देखना कितने हैं। भाई जितने मेरे से हो सकता है मैं समझा दे रहा हूं, ये टॉपिक बहुत आसान नहीं है, ये मैं मानता हूं, किसी भी टीचर के लिए भी और किसी भी स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो अब जितना पॉसिबिलिटी है, जितना मैं इसको इजी कर सकता हूं, है ना, जैसे r वर्सेज r को तो इजी कर ही दिया कि r वर्सेज r में तो कोई टेंशन ही नहीं है, r स्क्वायर वर्सेज r में भी टेंशन नहीं है, टेंशन बस कहां पे आ रहा है, 4 पाई r स्क्वायर वर्सेज r में, ठीक है। अब जैसे इसमें तुमसे बोल देता, अगर मान लो कि हम अगर 6s की बात करते हैं, है ना, हाँ सर, 6s की बात करते हैं या फिर 5s की बात करते हैं, तो कितने मैक्सिमा मिल रहे हैं इसमें, कितने मैक्सिमा मिल रहे हैं। देखो कैसे हम पिक काउंट करते हैं, एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, और ये ट्रिक बस ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं है। जैसे अगर हम 6s की बात कर रहे हैं, तो 6s ऑर्बिटल की अगर हम बात करें कि भाई उसका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला कर्व हमें पहचानना है, तो देखो 6s में रेडियल नोड कितने होंगे, n-l-1, मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी होती है 6s के लिए, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्बिट नंबर जो कि क्या है 6 है, सॉरी 6 माइनस l, s के लिए l की वैल्यू 0 -1, मतलब कितना 5। इसका मतलब है कि जो अपना कर्व है वो 5 बार क्या करना चाहिए, 5 टाइम्स जो है वो r एक्सिस को टच करना चाहिए। अब सोचो तुम दिमाग लगाना, जैसे ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, 0 से शुरू हो रहा है। अब जैसे इसको एक बार यहां पे टच किया, तो एक बार टच किया तो एक पिक आया यहां पे मैक्सिमा मिला, फिर ये क्या किया, दूसरी बार टच किया, दूसरी बार अगर टच किया, ध्यान से आप देख सकते हो, दूसरी बार टच किया यहां पे, तो ये 2 मैक्सिमा हो गया। फिर क्या गया, तीसरी बार टच किया, फिर चौथी बार टच किया, तो 1 2 3 4, 5वीं बार टच किया, ठीक है, ऐसा समझ रहे हो। तो फिर ये आगे बढ़ के, है ना, इस तरीके से हो जाएगा ग्राफ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा 6s के लिए। देखो जरा, एक रेडियल नोड, 2 3 4 5, और इधर आगे जाके ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, कहीं टच नहीं करेगा। तो रेडियल नोड अगर 5 चाहिए तो कितना मैक्सिमा मिला है, 1
2, मतलब पिक कितने मिले? 1 2 3 4 5 है ना, और एक 6 पिक मिले हैं भाई, 6 पिक मिले। तो जितने आपको रेडियल नोड बनाने हैं उससे एक ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? पिक बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें 1s में, तो 1s की अगर हम बात करें तो 1s में अपना ग्राफ हमने पढ़ा ही था, कॉपी में भी देख सकते हो कि 1s की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है? अपना रेडियल नोड क्या होगा? n माइनस l माइनस 0, मतलब 1 माइनस 0 माइनस 1 क्या है? 0 है। तो यहां पे सिंपली ग्राफ कुछ ऐसा होता था, एक ही पिक चाहिए, ठीक है। जबकि अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात करें तो 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब हम बनाएंगे उसका कर्व, तो इसमें 2 पिक मिलेगा। अगर हम, क्योंकि यहां पे रेडियल नोड एक ही होगा। 3s ऑर्बिटल की बात करें तो यहां पे क्या मिलेगा? हमको 3 पिक मिलेगा। मतलब क्या है कि जितने रेडियल नोड +1 क्या करना पड़ेगा? हमें पिक लिखना पड़ेगा। यहां पे हम वैसे भी लॉजिकली भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं यहां पे फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? द नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 2s ऑर्बिटल आर 2। क्या ये सही है? तो अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात करें तो यहां पे रेडियल नोड क्या होगा? 2 माइनस 0 माइनस 1 n माइनस l माइनस 1, मतलब 1। तो अगर भाई रेडियल नोड 1 है तो कितने मैक्सिमा चाहिए होगा? कितने पिक्स हमें चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर ये ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। अभी हमने बताया कि 2s ऑर्बिटल में 2 पिक होंगे। द नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड इज इक्वल टू l माइनस l माइनस 1, ये तो सही है। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड आर l, सही है। 3D Z2 हैज 3 एंगुलर नोड्स, ना जी, एंगुलर नोड सिर्फ क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर l के बराबर। d सब सेल के लिए, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। l की वैल्यू 2 है, मतलब 2 एंगुलर नोड होगा, 3 नहीं। इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ABC, ठीक है। नेक्स्ट में छोड़ो, अब आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने सीखा होगा आज के इस प्यारे से लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। अब आप सारे क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन पूछते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।